हेलो एवरीवन, दिस इज अनम। वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशंस। आज के इस वीडियो में हम रिवीजन सेशन देखने जा रहे हैं ऑन रिसर्च मेथोडोलॉजी फॉर योर अपकमिंग एनटीए पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट। जैसे कि आप सभी को पता है, आपका एग्जामिनेशन 26 से स्टार्ट है, ठीक है, और आपके एडमिट कार्ड्स भी आ चुके हैं। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपके एग्जामिनेशन के लिए काफी कम डेज रिमेनिंग है, 2 to 3 डेज ही रिमेनिंग है। सो इन 2 to 3 डेज में किस तरीके से आपको रिसर्च मेथोडोलॉजी, जो कि आपका पेपर 1 होता है, पेपर 1 की आपको किस तरीके से प्रिपरेशन करनी है, किस तरीके से आपको 2-3 दिन में आपको कौन सी चीजों पर ज्यादा फोकस रहना है, क्या क्या आपको रीड करना है, कौन सी चीजें लास्ट मोमेंट पे आपको पढ़ना है, जैसे क्वेश्चन बैंक है, रिवीजन पैकेज है, ठीक है, कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। और इन 2 दिन में अगर आपने किसी ने भी, अगर जिसको लगता है कि मैं प्रिपेयर नहीं हूँ एग्जामिनेशन के लिए, मुझे इस तरीके से प्रिपेयर होना चाहिए था, और कई स्टूडेंट्स को एंड मोमेंट पर अपना कॉन्फिडेंस लो फील करते हैं, तो उसी लिए हम आपके लिए रिवीजन पैकेज लेकर आए हैं, जिसमें आपको क्वेश्चन बैंक भी हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हम 100% पासिंग गारंटी देते हैं। यानी हमारे क्वेश्चंस बैंक से डायरेक्टली एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ये हम आपको 100% पासिंग गारंटी देते हैं। तो इसका हमारे पास, हम आपको गारंटी के साथ कहते हैं कि हमारी ही क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे विथ 100% गारंटी। यानी आपको पास करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। जो जितना हम कंटेंट आपको प्रोवाइड करते हैं, अगर आप उतना भी स्टडी कर कर चले जाओ, तो आप इजीली आपके एनडीए पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्रैक कर पाओगे। तो ये याद रखिएगा, रिवीजन पैकेज काफी इंपॉर्टेंट है, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप के थ्रू हमें कांटेक्ट करना है, या फिर आप हमारे इस ऐप पर, ग्लोबल ऑनलाइन ऐप की जिस तरीके से हमारा लोगो नजर आ रहा है आपको, इस ऐप पर जाकर आपको रिवीजन पैकेज को एक्सेस करना है, जिसके लिए लिंक हमने नीचे कमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी बताया रखा है। सो दैट्स इट एंड लेट्स बिगिन विद द टुडेस सेशन। तो यहाँ पर मैं आपको जल्दी से बता दूं, जो हमारा रिवीजन पैकेज है, इसमें हम आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं, जिसमें कि आपको रिवीजन वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, एक्सपर्ट्स के डिजाइन करे हुए क्वेश्चन मिलते हैं, और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो कि एग्जामिनेशन में पूछे जाने के चांसेस है, मोस्ट एक्सपेक्टेड एमसीक्यूज। तो इन सारी चीजों के आपको वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं हम, जिसमें से गारंटीड आपको 25+ एमसीक्यूज देखने मिलेंगे एग्जामिनेशन में। देन मॉक टेस्ट हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जो कि सीबीटी टाइप है, यानी कंप्यूटर बेस्ड मॉक टेस्ट है, प्लस नोट्स भी हम आपको प्रोवाइड करते हैं। सो मॉक टेस्ट से हम आपकी प्रैक्टिस करवाते हैं कि एग्जामिनेशन में आपको कौन कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है, किस तरीके से आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है, तो उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है, ट्रिक्स क्वेश्चन में ही दी जाती है, किस तरीके से आपको सारी चीजों को हैंडल करना है, ये सारी चीजें हम आपको बताते हैं। देन रिवीजन पीडीएफ और यू कैन से क्वेश्चन बैंक, जिसमें हमने 1500 से भी ज्यादा क्वेश्चंस कवर कर रखे हैं, प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी है। तो इस पीडीएफ से आप डायरेक्टली क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पीडीएफ है। तो ये जो सारा कंटेंट है आपको बायलिंगुअल लैंग्वेज में देखने मिलेगा, हिंदी इंग्लिश, जिसके लिए अगेन व्हाट्सएप नंबर हमारा हाईलाइटेड है, इस पर आप कांटेक्ट कर सकते हो, या फिर डायरेक्टली हमारे ऐप के थ्रू भी स्टडी मटेरियल को एक्सेस कर सकते हो, और रिवीजन पैकेज को आप एक्सेस कर सकते हो, जिसके लिए लिंक हम आपको नीचे कॉमेंट एज वेल एज डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर रखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो, पेपर 2 का भी हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको फुल सिलेबस नोट्स, एमसीक्यूज प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी देखने मिलेंगे। इन सारे सब्जेक्ट्स पर हम आपको स्टडी मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर इन सारे सब्जेक्ट्स के अलावा भी आपको कोई और सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल चाहिए, तो आप मुझे कॉमेंट कर बता सकते हो। उस पेपर 2 के लिए भी आपको दिए गए स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा है, इस पर व्हाट्सएप के थ्रू आपको हमें कॉन्टेक्ट करना है। सो दैट्स इट, हम आज के सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन इज अ पार्ट ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन आपकी कौन से रिसर्च का पार्ट होती है। अब प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन क्या होता है, आप मान लीजिए आप किसी टॉपिक पर आप रिसर्च कर रहे हो, आपका जो भी टॉपिक है उस पर आप रिसर्च करते हो, तो आप किसी भी टॉपिक पर अगर रिसर्च करते हो, तो पहले कुछ इंफॉर्मेशन पहले आप कलेक्ट करते हो। एक प्रिलिमिनरी मतलब थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने की कोशिश करते हो, उस टॉपिक के बारे में जानते हो, उस टॉपिक को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, और उस रिसर्च में आप थोड़ा बहुत डेटा कलेक्ट कर लेते हो, यहाँ वहां से आपको जिस जगह से डेटा मिल रहा है आप वहां से डेटा कलेक्ट करते हो। तो उसे ही हम कहते हैं प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन। अब हमें फाइंड आउट करने के प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्शन कौन से रिसर्च का पार्ट होती है। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च।
डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है, याद रखिएगा, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते हो, बल्कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आपके पास डेटा ऑलरेडी, इंफॉर्मेशन आपके पास ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, आप बस उस इंफॉर्मेशन को और उस फेनोमेना को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। यहाँ पर आप कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी अप्लाइड रिसर्च। अप्लाइड रिसर्च में क्या होता है, अगेन अप्लाइड रिसर्च में आपके पास थियोरीज ऑलरेडी अवेलेबल होती है, उसी थ्योरीज का, उसी इंफॉर्मेशन का यूज कर कर आप किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो। सो अप्लाइड रिसर्च में आप कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते, बस आप कोई प्रॉब्लम को, जो कि स्पेसिफिक प्रॉब्लम होती है, उसको सॉल्व करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी एक्सप्लेनेटरी रिसर्च। एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी आपके पास ऑलरेडी फेनोमेना अवेलेबल होता है, ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, आप उसी फेनोमेना को एज इट इज एक्सप्लेन करते हो, उसी फेनोमेना का यूज करते हुए उस फेनोमेना को आप एक्सप्लेन करते हो। सो एक्सप्लेनेटरी रिसर्च में भी आप कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च ऐसी रिसर्च होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च में आप किसी भी, अगर आप कोई टॉपिक है, कोई आपकी प्रॉब्लम है जिस पे आप रिसर्च कर रहे हो, तो पहले आप एक्सप्लोरेटरी रिसर्च परफॉर्म करते हो, उस टॉपिक को जानने की कोशिश करते हो, उस टॉपिक को एक्सप्लोर करने की, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक्सप्लोर करने की कोशिश करते हो, उसके बारे में थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन गेन करते हो, थोड़ी बहुत डेटा कलेक्ट करते हो। तो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें आप डेटा कलेक्ट करते हो, प्रिलिमिनरी डेटा कलेक्ट करते हो। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। नेक्स्ट, लिटरेचर रिव्यू रिक्वायर्स। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि लिटरेचर रिव्यू क्या क्या रिक्वायर होता है। लिटरेचर रिव्यू जब आप देखते हो, लिखते हो आप, तो उसमें क्या क्या चीजें इन्वॉल्व होती है, क्या क्या उसमें रिक्वायरमेंट होते हैं। अब लिटरेचर रिव्यू क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। लिटरेचर रिव्यू आप किसी भी टॉपिक का जिसमें आप रिसर्च करो, तो किसी भी टॉपिक का एक ओवरव्यू होता है। ये एक ओवरव्यू होता है, ये बताता है कि आपका जो टॉपिक है, किस टॉपिक पर कौन सा रिसर्चर ने रिसर्च की है, कौन सी इंफॉर्मेशन अवेलेबल है, क्या क्या उन्होंने रिसर्च करा है, वो सारी चीजें लिखा होता है आपके लिटरेचर रिव्यू में। आप वहां पर मेंशन करते हो जो भी पुराने रिसर्चर ने जिस टॉपिक पर रिसर्च किया होगा, वो सारी चीजें आप मेंशन करते हो लिटरेचर रिव्यू में। सो लिटरेचर रिव्यू एक तरीके से आपके जो टॉपिक है जिसपे आप रिसर्च कर रहे हो उसका ओवरव्यू हो जाता है। अब लिटरेचर रिव्यू में क्या क्या रिक्वायर होते हैं, प्लानिंग। सो यस, लिटरेचर रिव्यू में प्लानिंग इन्वॉल्व होती है, आप बताते हो किस तरीके से लिखना है, कैसे लिखना है, कौन से रिसर्चर ने, आप लिटरेचर रिव्यू में ये रहते हैं कौन से रिसर्चर ने उस टॉपिक पर रिसर्च की है, कौन से रिसर्चर ने क्या क्या मेंशन किया है, फिर उस तरीके से आप प्लानिंग करते हो। तो अच्छा ठीक है, फिर मैं इस टॉपिक पर आगे रिसर्च कर सकता हूँ, तो उस तरीके से आप टॉपिक चूज करते हो। सो प्लानिंग इज मस्ट इन लिटरेचर रिव्यू। देन ऑप्शन बी गुड राइटिंग। यस, आपको जब आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हो तो आपको एक अच्छी राइटिंग में लिखना चाहिए ताकि दूसरे लोग उसको समझ सके। आपको एक अच्छी हैंड राइटिंग में लिखना चाहिए ताकि कोई और रिसर्च हो, कोई और रीडर्स अगर रीड करे तो उनको समझ में आ जाए कंटेंट इजीली। देन ऑप्शन सी लॉट ऑफ री राइटिंग। यस, अगर आप लिटरेचर रिव्यू लिखते हो तो आप रीराइट करते हो बार बार उस कंटेंट को, और अच्छी तरीके से और अच्छा बनाने की कोशिश करते हो ताकि वो कंटेंट अच्छा हो जाए और दूसरे लोग उसको इजीली यूज कर सके और आगे फर्दर रिसर्च कर सके। तो प्लानिंग, गुड राइटिंग एंड लॉट ऑफ री राइटिंग, ये तीनों भी ऑप्शन करेक्ट हो जाएंगे। दैट्स व्हाई पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। नेक्स्ट, taking the idea that the more under stress a person is, the more he is depressed, वो would be the correct hypothesis। इस क्वेश्चन में हमें एक एग्जांपल गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है कि इस एग्जांपल का करेक्ट हाइपोथेसिस क्या होगा। अब एग्जांपल क्या गिवन है, more under stress a person is more he is depressed, मतलब जितना ज्यादा एक पर्सन एक स्ट्रेस में होगा उतना ज्यादा वो डिप्रेस भी होगा। सो यहाँ पर आप देख रहे हो स्ट्रेस एंड डिप्रेस्ड, यहाँ पर जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना ज्यादा आप डिप्रेस्ड भी होगे। मतलब यहाँ पर आपको दो वेरिएबल गिवन है, स्ट्रेस्ड एंड डिप्रेस्ड, दोनों भी कैसे हैं, पॉजिटिवली एक दूसरे से लिंक्ड है। जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लेने लगोगे उतना ही ज्यादा आपको डिप्रेस्ड होगा। अब हमें ये बताना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा और कौन सा करेक्ट हाइपोथेसिस होगा इस एग्जाम्पल का, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, पीपल अंडर मोर स्ट्रेस आर लाइकली टू बी लेस डिप्रेस्ड, मतलब जितना ज्यादा मोर स्ट्रेस होगा उतना कम लेस डिप्रेस होगा, ये ऑप्शन ऐसा बता रहा है। सो ये तो ऑब्वियसली इनकरेक्ट है क्योंकि जितना मोर स्ट्रेस होगा उतना ही ज्यादा आपका डिप्रेस भी होगा।
सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ये आपकी करेक्ट हाइपोथेसिस नहीं हो जाएगी। देन ऑप्शन बी, ग्रेटर स्ट्रेस इज एसोसिएटेड विथ लो लेवल ऑफ डिप्रेशन, मतलब ये भी ऑप्शन वही बता रहा है, सेम मीनिंग है ऑप्शन ए और बी का भी। ये भी ऑप्शन ये बता रहा है कि जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना ही कम आपका डिप्रेशन होगा, ऐसा नहीं बता रहा है। क्वेश्चन तो ये बोल रहा है, एग्जाम्पल तो यही बोल रहा है, जितना ज्यादा आप स्ट्रेस लोगे उतना ही ज्यादा आपको डिप्रेशन होगा। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो गया। देन ऑप्शन सी, स्ट्रेस इज पॉजिटिवली लिंक्ड विद डिप्रेस्ड, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, बिकॉज जितना आप स्ट्रेस को बढ़ाते जाओगे उतना ही डिप्रेस लेवल भी आपका बढ़ते जाएगा। सो स्ट्रेस और डिप्रेस में यहाँ पर कोई ऐसा रिलेशन है पॉजिटिव, मतलब एक बढ़ रहा है तो दूसरा भी बढ़ रहा है। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी जो गिवन है, दिस इज द करेक्ट हाइपोथेसिस फॉर दिस एग्जाम्पल, स्ट्रेस इज पॉजिटिवली लिंक्ड विद डिप्रेशन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो गया। नेक्स्ट, when referencing other works you have cited within the text of the report you should, इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आप आपका जो रिसर्च वर्क है, आपके रिसर्च वर्क में आप किसी और का रिसर्चर का वर्क यूज करते हो, सो उस केस में आप क्या करते हो, समटाइम्स आपके टेक्स्ट के विद इन टेक्स्ट में ही आप क्या करते हो, रिसर्चर को साइट करते हो। तो आप किस तरीके से आपके रिपोर्ट में रिसर्चर को साइट करोगे, कौन सा मेथड यूज करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। जैसा कि हमें पता है, आप रिसर्च आर्टिकल जब लिखते हो, रिसर्च आर्टिकल में और रिसर्च रिपोर्ट में आप बिब्लियोग्राफी, जो कि रिसर्च आर्टिकल के एक्स्ट्रा चैप्टर्स में आता है, इसमें आप बताते हो कि आपने कौन से रिसर्चर का इंफॉर्मेशन लिया है, आप यहाँ पर पूरी डिटेल में इंफॉर्मेशन बताते हो। लेकिन हमें इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ऐसा टेक्स्ट आप जब रिपोर्ट लिखते हो तो टेक्स्ट के विद इन ही उस रिसर्चर को साइट करते हो, तो उस केस में आप कौन सा मेथड यूज करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो उस केस में आप यूज करोगे ऑथर डेट साइटेशन मेथड। यहाँ पर आपको ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा, लेकिन आप किस तरीके से यूज करोगे तो इस डायग्राम के थ्रू आपको समझ में आ जाएगा इजीली। तो इस डायग्राम में जैसे कि एक सेंटेंस है जो कि दो रिसर्चर ने कहा था, स्मिथ एंड जॉनसन। तो पहले हम सेंटेंस देख लेते हैं। जैसे ये स्टेटमेंट है उस रिसर्चर का, प्रीवियस रिसर्चर्स हैव आर्ग्यूड दैट द एविडेंस इज इनसफिशिएंट टू कंफर्म अ कोरिलेशन। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस स्मिथ एंड जॉनसन ने दिया था। कब? डेट भी आपको मेंशन करना है 2012 एंड 2015 में। तो आप क्या करते हो, जब आप टेक्स्ट के बीच में किसी और रिसर्चर को साइट करते हो, किसी रिसर्चर का वर्क आपने यूज करा होता तो उनको साइट करते हो टेक्स्ट के विद इन टेक्स्ट के बीच में, तो आप ऑथर्स डेट साइटेशन मेथड यूज करते हो, जिसमें आप ऑथर का नेम लिखते हो और प्रॉपर डेट भी मेंशन करते हो। देन उसी के आगे एक और एग्जांपल, जैसे ये सेंटेंस लिया है हमने, बट न्यू एविडेंस सजेस्ट दिस कंसेंसस मे बी मिस्टेकन। सो ये जो सेंटेंस है, ये मैकडोनल्ड का लिया गया है, मैकडोनल्ड ऑथर है, और कब दिया था इन्होंने, 2018 में। तो आप डेट लिखते हो और ऑथर का नेम भी मेंशन करते हो, तो उसे हम कहते हैं ऑथर डेट साइटेशन मेथड। तो जब भी आप आपके जो रिपोर्ट होती है, रिपोर्ट में टेक्स्ट के विद इन किसी और रिसर्चर को साइट करते हो, सो रिसर्चर का जब आप साइट करते हो तो उसको कौन से मेथड से आप मेंशन करोगे, ऑथर डेट साइटेशन मेथड। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन भी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, प्लेजरिज्म कैन बी अवॉइडेड बाय, इस क्वेश्चन में हमें पूछ रहा है कि प्लेजरिज्म को आप किस तरीके से अवॉइड कर सकते हो। अब प्लेजरिज्म क्या होता है, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। प्लेजरिज्म का मतलब होता है किसी और रिसर्चर के वर्क को अपना बताना, अपना ओन वर्क बताना, किसी और के काम को आप बोलोगे कि वो मेरा काम है, तो ये प्लेजरिज्म होता है। तो प्लेजरिज्म एक तरीके का कॉपिंग हो जाता है, किसी और के काम को अपना बताना, इसे हम कहते हैं प्लेजरिज्म। अब प्लेजरिज्म को आप किस तरीके से अवॉइड करोगे, हमें ये फाइंड आउट करना है। सो ऑप्शन ए देखते हैं हम, कॉपिंग द वर्क ऑफ अदर्स एक्यूरेटली, मतलब क्या कर रहे हो, किसी और के काम को एक्यूरेटली सेम आप कॉपी कर ले रहे हो, तो ये तो प्लेजरिज्म ही हो गया। तो ये करने से ये तो उसको आप प्लेजरिज्म को अवॉइड नहीं कर रहे हो, प्लेजरिज्म ही परफॉर्म कर रहे हो। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा। देन हम ऑप्शन सी देखते हैं, कट एंड पेस्टिंग फ्रॉम इंटरनेट। सो कट और पेस्टिंग फ्रॉम इंटरनेट मतलब आप कॉपी पेस्ट कर रहे हो, सो कॉपी पेस्ट भी, ये भी आपका प्लेजरिज्म हो जाएगा। आप इंटरनेट से किसी का कंटेंट ले रहे हो, एज इट इज ले रहे हो, कट कर कर पेस्ट कर रहे हो, सो ये भी आपका प्लेजरिज्म हो जाएगा। आप यहाँ पर प्लेजरिज्म परफॉर्म कर रहे हो, सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन जी, कोटिंग डायरेक्टली विथ रिवेलिंग द सोर्स, आप क्या कर रहे हो, कोट तो कर रहे हो, मतलब आप जैसे मान लीजिए किसी और रिसर्चर का कंटेंट आपने यूज करा है, उसके आगे आप कोट कर रहे हो, मतलब कोटेशन मार्क्स लगा रहे हो, लेकिन आप उनका नेम मेंशन नहीं कर रहे हो।
सो ये भी आपका आप प्लेजरिज्म ही इधर परफॉर्म कर रहे हो, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन बी, पैराफ्रेजिंग द ऑथर्स टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड, तो ये आपका आप इस तरीके से प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हैं। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी और ऑथर का आपने टेक्स्ट लिया, उसको एनालाइज करा, उसको देखा और आपने क्या करा, उसको ओन वर्ड में आपको बताया, ओन वर्ड में आपने लिखा, डिस्क्राइब करा। सो इस तरीके से आप प्लेजरिज्म को अवॉइड कर सकते हो। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, पैराफ्रेजिंग द ऑथर्स टेक्स्ट इन योर ओन वर्ड्स। नेक्स्ट, the mean of a distribution 14 and standard deviation is 5. What is the value of coefficient of variation? इस क्वेश्चन में हमें मीन की वैल्यू गिवन है 14 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन गिवन है 5 और हमें फाइंड आउट करना है कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। तो जो हमें गिवन है पहले हम वो लिख लेते हैं। आपको गिवन है मीन जिसे हम म्यू से डिनोट करते हैं, मीन को हम एवरेज भी कहते हैं। एवरेज वैल्यू आपको गिवन है 14। उस तरीके से स्टैंडर्ड डिविएशन जिसे हम सिग्मा से डिनोट करते हैं, स्टैंडर्ड डिविएशन की वैल्यू आपको गिवन है 5। अब हमें कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन फाइंड आउट करना है, तो हम CV लिख लेते हैं। तो कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा, जिसे हम स्टैंडर्ड डिविएशन कहते हैं, अपॉन म्यू जो होता है आपका मीन। अब सिग्मा की वैल्यू है आपकी यहाँ पर 5 अपॉन म्यू की वैल्यू है 14। 5 अपॉन 14 अगर आप करते हो तो आपको आंसर मिल जाएगा 0.357। अब 0.357 ये तो हमारा आंसर आ रहा है, लेकिन आप देख रहे हो ऑप्शन में आपको परसेंटेज में वैल्यूज गिवन है। सो परसेंटेज में इन्होंने आपको कन्वर्जन में आंसर गिवन करा है। सो अगर आप 0.357 इसका कन्वर्जन देखते हो तो इसका कन्वर्जन कुछ इस तरीके से होता है 35.7 इंटू 1/100। 37.5 इंटू 1/100 अगर आप करते हो तो आपको यही आंसर मिल जाता है। तो देखा जाए तो इन्होंने कैसा आपको आंसर बना कर दिया है। अगर आपका आंसर 2 आता तो इन्होंने आपको ऑप्शन में ऐसा दिया होता 4/2, तो 4/2 का आंसर भी 2 होता है। ओके, और आपका आंसर अगर 2 आता है तो आपका ऑप्शन में होता है 4/2, तो 4/2 भी 2 1 2 2 4, तो 2 ही आपका आंसर होता। तो इसी तरीके से आपको यहाँ पर इन्होंने कन्वर्जन फॉर्म में आपको आंसर प्रोवाइड करा है। तो अगर आप 0.357 35.7 इंटू 100 करते हो तो उसका आंसर आता है आपका 0.357। तो इस केस में आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 35.7। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, Which one of the following is true about the descriptive research? इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। अब डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होती है आपको पहले तो ये पता होना चाहिए। डिस्क्रिप्टिव रिसर्च वो रिसर्च होती है जिसमें आपके पास ऑलरेडी फेनोमेना अवेलेबल होता है, ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है, बस उसी इन्फॉर्मेशन का यूज कर आप उसी इन्फॉर्मेशन को एज इट इज डिस्क्राइब करते हो। और आपको ये भी पॉइंट याद रखना है कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप किसी प्रेजेंट फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हो। जो करंट अफेयर्स होते हैं उनको आप डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में डिस्क्राइब करते हो। अब वन बाय वन हम ऑप्शंस देखते हैं, उस तरीके से आपको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च और अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। सो ऑप्शन ए, रिसर्च कैरिड आउट टू यूजिंग क्वेश्चनर्स एंड सर्वे। तो जैसे कि मैंने बताया कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप ऑलरेडी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में आप कोई डेटा कलेक्ट नहीं करते हो। सो क्वेश्चनर्स और सर्वे रिसर्च तब यूज करते हैं जब उनको डेटा कलेक्ट करना होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, इट इज नॉट ट्रू अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। देन ऑप्शन बी, रिसर्चर हैज कंट्रोल ओवर द वेरिएबल्स। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में रिसर्चर का वेरिएबल्स पर कोई कंट्रोल नहीं होता है। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, स्टडी इज ओनली ऑब्जर्वेशन एंड डेटा कलेक्शन। सो डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में क्योंकि हमारे पास ऑलरेडी इन्फॉर्मेशन अवेलेबल होती है तो कोई रिसर्चर डेटा कलेक्ट नहीं करता है डिस्क्रिप्टिव रिसर्च में, ना ही कोई ऑब्जर्वेशन होते हैं। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन डी, स्टडी इज यूज्ड टू असेस द states of affairs for a particular object। सो यहाँ पर आपको ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा।
बिकॉज डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, जैसे कि मैंने आपको यही बताया इस पॉइंट में कि डिस्क्रिप्टिव रिसर्च क्या होता है, जिसमें हम प्रेजेंट फेनोमेना को डिस्क्राइब करते हैं। उसी तरीके से डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज करा जाता है कोई करंट अफेयर्स को, कोई करंट अफेयर, कोई पर्टिकुलर टॉपिक है उसका करंट अफेयर, जैसे मान लीजिए कि बिजनेस है, बिजनेस कैसे रन हो रहा है, शेयर मार्केट क्या था, और किसी कंट्री है उसका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है। सो ये सारी चीजें जो करंट अफेयर्स जो प्रेजेंट में चल रहे हैं उनको डिस्क्रिप्टिव रिसर्च डिस्क्राइब करता है, और उसी के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च यूज करते हैं। जो प्रेजेंट में चीजें चलती है, जो करंट अफेयर्स होते हैं, उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम डिस्क्रिप्टिव रिसर्च का यूज करते हैं। दैट्स व्हाई आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, स्टडी इज यूज टू असेस द स्टेट्स ऑफ अफेयर्स फॉर पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट। इट इज ट्रू अबाउट डिस्क्रिप्टिव रिसर्च। नेक्स्ट, what may not be considered as a good research objective if। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि इन ऑप्शंस में से कौन सा एक ऐसा ऑप्शन है जिसको आप कंसिडर नहीं करोगे कि वह एक गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव है। अब रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या होता है, क्या आप बताते हो आप आपके रिसर्च को किस तरीके से करने वाले हो, आप उस रिसर्च का एम बताते हो, गोल्स बताते हो कि उस रिसर्च में क्या क्या होगा, आप क्या क्या करने वाले हो, कैसे उस रिसर्च को आप सॉल्व करोगे, किस तरीके से आपकी रिसर्च होनी चाहिए, ये सारा आप बताते हो। अब आपके रिसर्च ऑब्जेक्टिव क्या क्या नहीं होने चाहिए वो हम वन बाय वन ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, प्रेजेंटेड ब्रीफली एंड कंसाइजली। ये सब आपके जो रिसर्च में रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसको एक ब्रीफली और कंसाइजली, मतलब एक शॉर्ट में बताते हो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हो गए। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए करेक्ट है। देन ऑप्शन बी, प्रेजेंटेड लॉजिकली, मतलब आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो कि वो लॉजिकली, मतलब उसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन होने चाहिए, तो उसका रीजन बताते हो कि आप जो भी रिसर्च कर रहे हो क्या उससे सोसाइटी के लिए वो जो उसके रिजल्ट आएंगे कि वो बेनिफिशियल है या फिर नहीं। जैसे आपको ये ड्रग है, किसी डिसीज के अगेंस्ट आप ड्रग बना रहे हो, सो वो सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल होगा, सो उसका रीजन बताते हो आप क्यों आप वो रिसर्च क्यों कर रहे हो। सो ये भी आपका ऑप्शन बी भी करेक्ट है। इट इज करेक्ट अबाउट योर, और इट इज अ गुड रिसर्च ऑब्जेक्टिव। दैट्स व्हाई आपका ऑप्शन ए और बी दोनों भी इनकरेक्ट हो जाएगा। देन ऑप्शन सी, restrictions in the use of action verbs, मतलब आपको जो रिसर्च में आपको लिमिटेड ही, रिस्ट्रिक्शन का मतलब होता है लिमिटेड, आपको बहुत कम एक्शन वर्ब्स का यूज करना होता है। ऐसा नहीं होता है क्योंकि आप आपकी जो रिसर्च होती है उसमें एक्शन वर्ब ज्यादातर यूज करते हो। जैसे एक्शन वर्ब्स क्या हो सकते हैं, डिस्क्राइब, समराइज और कंपेयर, आप कंपैरिजन करते हो वेरिएबल्स के बीच में, प्लान और स्कोर्स। तो ये सारी चीजें जो होते हैं ये आपके एक्शन वर्ब्स में आते हैं। जैसे आप डिस्क्राइब का यूज कैसे करोगे कि रिसर्च डिस्क्राइब्स रिलेशन बिटवीन इनकम एंड स्पेंड, आप कितना कमा रहे हो, आप कितना स्पेंड कर रहे हो। उसी तरीके से समराइज को किस तरीके से आप यूज करोगे, रिसर्च समराइजेज रिलेशन बिटवीन वाटर एंड प्लांट ग्रोथ। रिसर्च को आप समराइज करोगे, बताते हो कि वो उनका रिलेशन कैसा है प्लांट और वाटर ग्रोथ के बीच में। तो इस तरीके से आप बताते हो। जैसे कंपैरिजन, आपको कोई दो चीजों के बीच में कंपेयर करना है, आप ये कंपेयर कर रहे हो जो पर्सन ज्यादा स्मोकिंग करते हैं उनके लंग्स पर ज्यादा इफेक्ट होता है। तो यहाँ पर आप एक्शन वर्ब्स का रिसर्च में ज्यादा से ज्यादा यूज करते हो, आपको लिमिटेड एक्शन वर्ब आप यूज नहीं करते हो। सो ये आपका ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, रिस्ट्रिक्शंस इन द यूज ऑफ एक्शन वर्ब्स। नेक्स्ट, research design strategy encompasses all the components below except। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि आपका जो रिसर्च डिजाइन होती है, रिसर्च डिजाइन में कौन सा ऑप्शन आप उसको फॉलो नहीं करते हो, और रिसर्च डिजाइन में आप क्या डिसाइड नहीं करते हो, हमें ये फाइंड आउट करना है। कौन सा कंपोनेंट आपके रिसर्च डिजाइन में इन्वॉल्व नहीं होता है, हमें ये फाइंड आउट करना है। रिसर्च डिजाइन क्या होती है पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। रिसर्च डिजाइन जिसको हम ब्लूप्रिंट भी कहते हैं, तो रिसर्च डिजाइन जो होती है आपकी, इसमें आप प्लानिंग करते हो कि आप किस तरीके से आपकी रिसर्च परफॉर्म करोगे, कौन से मेथड्स यूज करोगे, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने वाले हैं आपकी रिसर्च में, सारा कुछ आपके रिसर्च डिजाइन में आप प्लान कर लेते हो। तो उसे हम कहते हैं रिसर्च डिजाइन। अब इस क्वेश्चन में हमें ये देखना है कि रिसर्च डिजाइन में कौन सा कंपोनेंट इन्वॉल्व नहीं होगा। सो वन बाय वन हम ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए, डेटा कलेक्शन डिजाइन। आपके रिसर्च डिजाइन में आप डेटा कलेक्शन डिजाइन ये भी आप डिसाइड कर लेते हो कि आप किस तरीके से डेटा को कलेक्ट करोगे, किस मेथड से आप डेटा को कलेक्ट करोगे। क्या आप क्वेश्चनर्स के थ्रू आपका डेटा कलेक्ट करोगे, या फिर आप इंटरव्यू परफॉर्म कर कर, या फिर आप सर्वेस के थ्रू आप किस तरीके से डेटा कलेक्ट करने वाले हो, कहाँ से करने वाले हो, ये सारा आप रिसर्च डिजाइन में आप बताते हो।
सो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इनकरेक्ट हो जाएगा, ये तो मेन कंपोनेंट होता है रिसर्च डिजाइन का। देन ऑप्शन बी सैम्पलिंग डिजाइन, तो आप ये भी बताते हो आप किस तरीके से सैंपल्स को कलेक्ट करने वाले हो, आप कौन से जगह से आप सैंपल्स को कलेक्ट करने वाले हो, कौन से मेथड से आप सैंपल्स को कलेक्ट करने वाले, कितने मेंबर्स आप सेलेक्ट करने वाले हो, जैसे कौन सा मेथड आप यूज करोगे, प्रोबेबिलिटी, नॉन प्रोबेबिलिटी, आप रैंडमली आपके पॉपुलेशन में से मेंबर्स को सेलेक्ट करोगे या फिर अपने जजमेंट और कन्वीनियंस की बेसिस पर से कैसे सैंपल सेलेक्ट करने वाले आप यहाँ पर आप रिसर्च डिजाइन में ये सारा बताते हो आपका सैम्पलिंग डिजाइन। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन बी भी इनकरेक्ट है। देन ऑप्शन सी इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट, इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट ये भी आप बताते हो आपके रिसर्च डिजाइन में आप किस तरीके से इंस्ट्रूमेंट डेवलप करोगे, मतलब इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है, आप ज्यादा टेस्टिंग करते हो यहाँ पर, आप आपके जो स्टडी उसकी वैलिडिटी देखते हो, आप उसकी रिलायबिलिटी देखते हो, बार बार टेस्ट परफॉर्म करके आप देखोगे कि आपके जो रिजल्ट आ रहे हैं वो एक्यूरेट आ रहे हैं या फिर नहीं, कि आप जो भी आप रिसर्च यूज कर रहे हो, जो भी आपने टेस्ट किया है, आप यहाँ पर बेसिकली टेस्ट परफॉर्म करते हैं, आपकी रिसर्च की वैलिडिटी देखते हो और रिलायबिलिटी देखते हो। देन आप ये भी प्लान करते हो कि आप कुछ टेस्ट प्लान करते हो, फिर आप ये भी बताते हो कि आप पायलट टेस्ट कर सॉरी पायलट टेस्ट कंडक्ट करवाने वाले हो, जैसे आप स्मॉल स्केल पर पहले स्टडी परफॉर्म कर देखोगे कि वो सक्सेसफुल हो रही है फिर नहीं, फिर उसको लार्ज स्केल पर करोगे, तो ये सारा सब कुछ इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट आप बताते हो। सो इंस्ट्रूमेंट डेवलपमेंट बेसिकली आप बताते हो आप किस तरीके से टेस्ट करने वाले हो आपके रिजल्ट्स को, वैलिडिटी, रिलायबिलिटी आपके रिसर्च की। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी भी इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये भी मेन कंपोनेंट है आपके रिसर्च डिजाइन में, आप इसको भी डिसाइड करते हो। देन ऑप्शन डी डेटा एनालिसिस, डेटा एनालिसिस जिसको हम ऑब्जर्वेशंस भी कहते हैं, मतलब आपने डेटा कलेक्ट कर लिया, डेटा कलेक्ट करने के बाद आपको जो भी डेटा से इंफॉर्मेशन मिल रही है आप उसको एनालाइज करोगे, आप इसको ऑब्जर्व करोगे। सो आप पहले से तो नहीं बता सकते ना आप किस तरीके से ऑब्जर्व करोगे, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या होगा, ये तो आपको डेटा डेटा मिलने के बाद ही पता चलेगा कि आपको किस तरीके से एनालाइज करना है। तो रिसर्च डिजाइन में आप ये नहीं बताते हो कि आप किस तरीके से डेटा को एनालाइज करोगे। सो यहाँ पर आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट, if you file provisional specification, the complete specification is required to be filled within। इस क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना है कि अगर आप कोई प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल दे रहे हो कोई एजेंसी को, तो उसको कंप्लीट करने के लिए आपको कितना टाइम लगता है, कितने ड्यूरेशन में आपको उसको सबमिट करना होता है। तो ये क्वेश्चन एक टेक्निकल क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का मीनिंग ये हो जाएगा जैसे कि आप कोई मान लीजिए अगर आप कोई न्यू ड्रग है, कोई न्यू ड्रग आपने बनाया है किसी डिजीज के अगेंस्ट, और कोई न्यू फॉर्मूला है आप बनाया अपने किसी फॉर्मूला आपने बनाया है कोई न्यू ड्रग बनाया है किसी डिजीज के अगेंस्ट, तो आप एक एजेंसी को जाके पहले पेटेंट दे देते हो कि मैं ये डिजीज के अगेंस्ट ड्रग मैंने बनाया है, तो वो एजेंसी आपको इतना टाइम देती है कि उतने टाइम में आपका वर्क, आपका जो भी है एक फाइल सबमिट करना होता है। सो वो आपको सबमिट करना होता है विद इन 12 मंथ्स के अंदर अंदर आपको 12 मंथ के बाद आपको सबमिट ही करना होता है आपकी प्रोविजनल स्पेसिफिकेशन फाइल को। दैट्स व्हाई आपका यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी 12 मंथ्स। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।